हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की है, जिसके 8 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। इस चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर में हमें 18 टॉपिक्स यानी 18 टॉपिक्स कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और उसके अलावा भी कुछ इमेजेस वगैरह जो होंगी जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें अगर आपके लिए होंगी जो बताने के लायक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको भी। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है, एक ऐसा सिनेरियो रहता है कि एक गांव है, वहां पर मेला लगा हुआ रहता है। तो एक बच्ची के जज्बात को यहाँ पर दिखाते हुए चैप्टर को शुरू किया गया है। बच्ची का नाम रहता है जागिनी। ठीक है, वो मेले के आस को लगाए बैठे रहती है कि मतलब हाँ हम भी मेला घूमने जाएंगे। ठीक है, जागिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। तो जब वो वहां पर गई तो उसको बहुत ही प्यारा लग रहा था, छोटा छोटा बर्तन है और खूबसूरत सा बर्तन सब था, बहुत ही शाइनी स्टील सब था। उसके अलावा जो बाल्टी वगैरह था, बकेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो बहुत चमकीला प्लास्टिक से बना हुआ था। और कपड़े वगैरह जो उसने देखे उस वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे थे, प्रिंटेड थे और उस पर फ्लोरल डिजाइन बना हुआ था। और जो खिलौने उसने देखा वहाँ पे, वो खिलौने ऐसे थे कि वो चाबी से चलते थे। तो ये सारी चीजें उसको बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और ये सारी चीज कहाँ से आती थी, ये कहाँ से आई थी? ये सारी चीजें शहर से आई थी, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। ठीक है, तो आगे फिर बताया जा रहा है, द मेन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। तो जो लोग ये सामान वगैरह बेचते थे तो वो आते थे सुबह में, ठीक है, और उसके बाद शाम तक सामान को समेट करके वापस लेकर के चले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, शी वंडर्ड। उसका सवाल था कि वो हमेशा मूव में क्यों रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सोचती है। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो एक्सप्लेन करती है, हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, पीपल हु बाउट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। ठीक है, उसकी मम्मी उसको समझाती हैं कि वो लोग ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। वो एक जगह से बनी हुए सामान को खरीदते हैं और जो उस जगह पर बेचते हैं जहां पर वो सामान अवेलेबल नहीं हो पाता है लोगों को, तो वो अवेलेबल करवाते हैं और वहां पर बेचते हैं। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में कैसे पता लगाएं, हाउ टू फाइंड। तो पहला जो इसका पॉइंट है, यू रेड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 8। जाहिर सी बात है, चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने जस्ट इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। तो वो बहुत ही फाइन पॉटरी था, स्पेशली जो बॉल्स यानी जो कटोरा होता है और प्लेट्स, ठीक है, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। यानी ये जो इस तरह का जो बर्तन बना हुआ होता है, चाहे वो कटोरा हो या प्लेट हो, बहुत ही अच्छा मतलब दिखता था और ये कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिला है जो हमारे सबकॉन्टिनेंट के अंदर में आती है जो जगह। ठीक है, हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस, यानी आप क्या सोचते हैं कि ये वहां पर कैसे पहुंचा होगा उस जगह पर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडर्स may have carried them from the places where they were made to sell them at other places। तो जाहिर सी बात है ये इस तरह से भी पहुंच सकता है कि जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी जो थे, वो इसको खरीदते होंगे, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर लेकर के जाते होंगे। ठीक है, दूसरी जगह पर बेचते होंगे, टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। पॉइंट नंबर 5 है, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो जो साउथ इंडिया था वो फेमस था किस चीज के लिए? सोना के लिए, मसालों के लिए, इस खास करके पेपर के लिए और दूसरे कीमती पत्थर के लिए वो बहुत फेमस था। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, पेपर की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूं कि पेपर जैसे अगर सिंपल पेपर कहते हैं तो उसका मतलब लिया जाता है मिर्च से। ठीक है, जो मिर्च होती है। लेकिन अगर ब्लैक पेपर कहते तो वो काली मिर्च आती है गोल की, जिसको कहते हैं छोटी छोटी सी होती है गोल सी। तो इसके यहाँ पर जिक्र है, दोनों को आप कंबाइन लेकर के चल सकते हैं। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। ठीक है, पेपर बहुत ही ज्यादा इसका मतलब अहमियत था रोमन एम्पायर में, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। मतलब इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ठीक है, गोल्ड इसलिए क्योंकि मतलब गोल्ड की कीमत होती थी, सोने की कीमत होती थी, तो ब्लैक गोल्ड यानी ये सोने के जैसा अहमियत रखता है, भले ही इसका रंग काला हो, इसलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। Okay, so traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravan। ठीक है, तो या जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो इस तरह की गुड्स को
लेके जाते थे रोम, चाहे शिप्स के जरिए जो समंदर की तरफ से जा रहे हैं, या बाय लैंड यानी जमीन के रास्ते से कारवां जो उनका जाता था उसके थ्रू। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। There must have been quite a lot of trade, so as many Roman gold coins have been found in South India. यानी कि साउथ इंडिया में अगर रोमन गोल्ड कॉइन्स मिला था जो भी हिस्टोरियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो वो सिक्का मैन्युफैक्चर नहीं होता, सर्कुलेट नहीं होता था, वो वहाँ का तो मतलब था नहीं सिक्का। तो अगर वो रोमन गोल्ड कॉइन्स उस जगह पर मिला है, तो इससे ये चीज़ और मतलब साबित होती है कि ट्रेडर्स वहाँ से आते होंगे और यहाँ पर जो सामान अवेलेबल होता था उसको खरीदते होंगे और उसके बदले पैसे देते होंगे, फिर सामान लेकर के जाते होंगे। तो इसी वजह से रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में मिला है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मकसद है बताने का। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, यानी जितना गोल्ड कॉइन्स मिला है उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड होता होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। जो व्यापारी थे उन्होंने कई तरह के समुद्री रास्ते खोज निकाले थे, ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसे थे जो कोस्ट को फॉलो करते थे। कोस्ट का मतलब होता है कि जहां पर पानी का हिस्सा खत्म हो रहा है और जमीन का हिस्सा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून वाइंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। अच्छा, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके जस्ट नीचे में इंडियन ओशन है। अगर उसका पानी दाईं तरफ जा रहा है तो वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है, और अगर बाईं तरफ जा रहा है यानी महाराष्ट्र मुंबई की तरफ तो वो आपका अरेबियन सी कहलाता है। तो इसको आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी जहन में रख करके चीज़ों को समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दूसरा जो रास्ता उन्होंने अरेबियन सी की तरफ से ढूंढा था या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वेयर सेलर्स यानी जो जहाज चलाते हैं ना, ठीक है, वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते थे जो मानसून वाइंड्स होती है ना उसका, और उसकी मदद से वो समंदर को इजीली क्रॉस कर पाते थे। वरना अगर हवा अगर मुख्तलिफ है, अगर जिस तरफ से वो उनको जाना है, जिस डायरेक्शन में जाना है, अगर हवा मुखालिफ सिमत में बह रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर उनको सेल करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो वो एडवांटेज लेते थे ऑफ द मॉनसून वाइंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, so if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. तो अगर वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट से, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरबिया अगर उनको जाना होता था तो वो क्या करते थे, सेल करते थे साउथ वेस्ट मानसून के हिसाब से, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग शिप्स का मतलब बिल्ड करते थे वो, ताकि इस लॉन्ग जर्नी को वो सरवाइव कर सके इस लॉन्ग जर्नी में। अगर वो ट्रेडर ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करता है और वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट आना चाहता है तो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. Okay, clear है यहाँ तक? चलिए, यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, अ पोएम अबाउट ट्रेड, यानी बिजनेस से जुड़ी हुई जो है कविता। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम, यानी संगम पोएम में हमें जो है एविडेंस मिलते हैं ट्रेड के। Here is one which describes the goods brought into Puhar, an important port on the east coast. ठीक है, यहाँ पर कुछ एक कविता का जो जिक्र मेंशन किया गया है, तो इसमें पुहार नाम के एक पोर्ट का जिक्र किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था ऑन द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो कविता है ना, इसको देखें किस तरह से उन्होंने मेंशन किया है, लिखा है स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of black paper in carts. ये स्विफ्ट वर्ड यूज होता है जब बहुत ही तेज तरार घोड़े की बात हो रही है, उस तरह से, ठीक है, यानी समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, यानी गाड़ियों पर काली मिर्च की जो गठरियां होती हैं, जो मतलब जिसमें ब्लैक पेपर रखा हुआ है, उसकी बात हो रही है। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, ठीक है, यहाँ पे बॉर्न का मतलब पैदाइश नहीं, जहाँ से वो मिला है उस चीज़ को आप ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जेम्स एंड गोल्ड्स बॉर्न इन द हिमालय, यानी हिमालय से मिले जो रत्न है या फिर जो सोना है। उसके अलावा सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, ठीक है, यानी जो वेस्टर्न हिल्स है यानी दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की जो लकड़ियां हैं वो हो गई। नेक्स्ट है द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न सीज एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस।
ठीक है, यानी दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के जो मूंगे होते हैं, कोरल्स का मतलब हो गया मूंगे, ठीक है। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, तो गंगा और कावेरी ये दो नदियों के नाम हैं, ठीक है। तो द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, यानी गंगा और कावेरी की फसलें। फिर फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, जो कि हमारा नेबर कंट्री है। देन पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, यानी श्रीलंका से आए खाद्यान्न, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो, और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, तो रेयर एंड रिच हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती तो है ही, लेकिन वो दुर्लभ है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का इम्पोर्ट होता था, आयात होता था। तो इसको पोएम में इस तरह से मेंशन किया गया है, अ पोएम अबाउट ट्रेड। इसके जस्ट हम लोगों ने पहले देखा हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक भी फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, ठीक है। यानी जो कोस्ट है, कोस्ट आपको पता है कि जहाँ से पानी का इलाका खत्म होता है और उसके बाद ज़मीन का इलाका शुरू होता है, उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। तो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उससे पहले आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। ये इमेज में जो पिंक कलर हल्का दिख रहा है वो इनर स्टेट है, और स्काई ब्लू कलर में आउटर स्टेट, और थोड़ा सा ये जो डार्क लाइट ग्रीन में है ये आर्यावर्त को दिखा रहा है। ब्लैक सर्कल सिटीज को दिखा रहा है और रेड सर्कल सिटीज कन्कर्ड बाय द गुप्ताज। तो उस चीज को हम लोग अभी और भी देखेंगे डिटेल में, है ना। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, द साउदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। जो साउदर्न हाफ है, यानी साउथ का मतलब जो हो गया आपका दक्षिण का दिशा, जो नीचे का जो इलाका है ना, जैसे ऊपर का ये इलाका जो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें ये आपका इधर नॉर्थ हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ ये आपका साउथ हो गया। तो इसके बारे में साउदर्न हाफ की बात हो रही है कि साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी यहाँ से आप देखें इस तरफ से जो शुरू हो रहा है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इलाका ये कोस्ट में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो मैंने लाइन ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश की, लाइन आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर से ज़मीन है ना, इसके नीचे से पानी है पूरा, इधर में बे ऑफ बंगाल और इस तरफ में अरेबियन सी, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन है द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, और उसके साथ साथ वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं यानी पठार हैं, और रिवर वैलीज भी हैं, नदी की घाटियाँ भी हैं। सेकेंड पॉइंट है अमंगस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, यानी अगर जो रिवर वैलीज की बात करें तो उन सब रिवर वैलीज में से कावेरी सबसे ज्यादा फर्टाइल है, यानी जरखेज है, उपजाऊ है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, यानी ऐसे चीफ्स और ऐसे राजा जो रिवर वैलीज पे कंट्रोल करते थे, ठीक है, और कोस्ट पे कंट्रोल करते थे, वो अमीर और ताकतवर हो जाते थे, वो अमीर और ताकतवर होते थे। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर, यानी संगम पोएम जो है वो मूवेंदर के बारे में मेंशन करता है। और ये जो मूवेंदर जो वर्ड है ना, ये असल में तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ या 3 मुखिया आप कह सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, दिस इज अ तमिल वर्ड, ठीक है, मीनिंग 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। ये हम लोग जब हिस्ट्री और डीप में जब पढ़ेंगे, ठीक है, कंपटीशन के लिए। अभी तो ये एनसीईआरटी को सिर्फ कवर किया जा रहा है, तो इसलिए अभी मैं उतना डीप में नहीं लेके चलूंगा, ओके। तो द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। तो ये क्या था, ये मूवेंदर क्या है, इसको आप समझें कि मूवेंदर जो है, जो संगम पोएम में मेंशन है मूवेंदर का वर्ड, ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ। और ये वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड यूज होता है यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, 3 जो रूलिंग फैमिलीज थी उनके हेड्स के लिए मूवेंदर शब्द का इस्तेमाल होता था। वो 3 रूलिंग फैमिलीज कौन कौन सी थी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, हु बिकेम पावरफुल, यानी जो पावरफुल बने, ताकतवर बने थे इन साउथ इंडिया। कब की बात है ये, लगभग 2300 ईयर्स अगो पहले की बात है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ इसको, ये देखें, ये इस जगह पे
चोला आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये डायगनली लिखा हुआ है ना, ये चोला यहाँ पे है और इस तरफ में लिखा हुआ है चेरा और ये वाला इलाका पांड्या। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ओके, ईच ऑफ द 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one on the coast। यानी जितने भी 3 मुखिया थे, हर मुखिया जो है वो 2 सेंटर का पावर उनके पास होता था। एक जो जमीन पे होता था यानी इनलैंड, और दूसरा जो कोस्ट के पास होता था, वन ऑन द कोस्ट। ऑफ दीज 6 cities 2 were very important, यानी और वो टोटल जो 6 शहर था उसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक पुहार जिसको कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं, द पोर्ट ऑफ द चोलाज, एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। यानी पुहार को हम लोग कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं जो पोर्ट था चोला का, और दूसरा मदुराई जो पांड्याज का कैपिटल था। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो मुखिया होते थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल। इसके जगह पे वो क्या करते थे, डिमांड करते थे और रिसीव करते थे गिफ्ट वगैरह लोगों से। पॉइंट नंबर 8 है, दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो सैनिक अभियानों में, जैसे इस तरह से होता ना कि सैन्य अभियान की तरह से वो निकलते थे और मतलब टैक्स जैसा कलेक्ट कर करके, रकम वसूल कर करके वो वापस आते थे फ्रॉम नेबरिंग एरिया, आसपास के इलाकों से। पॉइंट नंबर 9 है, दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। और वो अपनी जो दौलत थी उस दौलत का जो हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी जो है बची हुई जो बच जाती थी कुछ अगर, तो उसको रेस्ट को जो बचा हुआ होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किनके बीच में? जो उनके सपोर्टर होते थे उनको, इसके अलावा उनके साथ जो फैमिली मेंबर्स इंक्लूड थे उन सपोर्टर के, उनकी फैमिली को, सोल्जर को, पोएट को यानी कवियों को, इन सबको वो अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth। तो कई जो कवि थे, ठीक है, whose compositions are found in the संगम कलेक्शन, जिनका कंपोजिशन, जिनकी रचना हमें संगम कलेक्शन में मिलती है। composed poems in praise of chiefs, उन्होंने पोएम को कंपोज किया है। प्रेज का मतलब तारीफ में, चीफ के यानी मुखिया के तारीफ में उन्होंने पोएम को कंपोज किया है, जिन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया था। जैसे प्रीशियस स्टोन दे दिया, कीमती पत्थर दिया, सोना दे दिया, घोड़ा दे दिया, हाथी दे दिया, रथ वगैरह दे दिया, या फिर अच्छी क्वालिटी के कपड़े दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से उनकी चीफ के तारीफ में लिखे गए थे पोएम कुछ वहाँ पे। 11th पॉइंट देखते हैं। Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India। अब वेस्टर्न कहाँ पे देखें, ये वाला जो इलाका है इधर, ये वेस्टर्न कहलाएगा, है ना, ये इलाका ये वेस्टर्न है। तो इसको आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कभी मैप देखते हैं तो उस मैप में ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है। ये जनरलाइज बात है, ठीक है, ये मतलब आमतौर पे ऐसा ही रहता है हमेशा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वाला इलाका आपका नॉर्थ का है, ठीक है, इस तरफ का इलाका ईस्ट का है, ये साउथ का है, और ये इलाका जो है ये वेस्ट का है। तो बचा हुआ जो बीच का इलाका है इसको हम लोग सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लगभग 200 साल पहले की बात है कि 200 years later डायनेस्टी, एक ऐसी डायनेस्टी जिसका नाम था सतवाहनाज, वो पावरफुल होती चली गई किस तरफ में? वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनाज वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ये जो है सतवाहनाज के जो रूलर में से सबसे इम्पोर्टेंट जो थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये बहुत फेमस थे सबसे ज़्यादा। ओके, 30 नंबर देखते हैं। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। ठीक है, हम लोग उनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं जिनको उनके मदर के बिहाफ पे कंपोज किया गया था, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। ठीक है, उनकी मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री और उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे सतवाहनाज डायनेस्टी के। ठीक है, चलिए 40 नंबर पॉइंट देखते हैं। ही एंड अदर सतवाहनाज रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ।
literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. ठीक है, ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो हम लोगों ने ये देखा था कि जो सतवाहना के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के लिए, ठीक है, यानी गौतमीपुत्र जो है और उनके अलावा दूसरे जो सतवाहना रूलर्स थे उनको लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ कहा जाता था। ठीक है, तो दक्षिणा पथ से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं, उस तरह से दक्षिणा पथ यानी लिटरली इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसा रास्ता जो साउथ की तरफ जा रहा है, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। ठीक है, और ये नाम कभी कभी इंटायर साउदर्न रीजन को यानी पूरा इलाका जो है साउथ का उस रीजन को भी डिनोट करने के लिए दक्षिणापथ का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो सतकर्णी है उसके अलावा जो दूसरे सतवाहना रूलर्स थे इन सबको भगवान कहा जाता था दक्षिणापथ का, वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। 15 नंबर देखिए, ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। तो उन्होंने अपने आर्मी को कहाँ कहाँ भेजा था, ईस्टर्न साइड में भेजा था, वेस्टर्न साइड में और साउदर्न कोस्ट की तरफ भी भेजा था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। उससे पहले आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंशियंट सिल्क रोड के बारे में यहाँ मेंशन है। ये देखें, बहुत ज़्यादा तो क्लियर शायद आपको ना समझ आए, बट और से अगर आप इसको देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला इलाका यहाँ पर चाइना है। ठीक है, और इस तरफ में आपको यहाँ नीचे में इंडिया दिख रहा है, और ये लाइन जो जा रही है ये इधर से चाइना से होते हुए ऐसे घूमते हुए इधर किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, फिर तुर्कमेनिस्तान होते हुए यहाँ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, फिर इस्तांबुल, फिर ग्रीस। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एंशियंट सिल्क रोड है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies। यानी बहुत ही जो रेशम होता था, बहुत ही ज़्यादा रेशम का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का होता था, उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता था। तो इस वजह से ये जो है मैक्सिमम सोसाइटी में बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक के तौर पे देखा जाता था इसको, रेशम को। सिल्क मतलब रेशम। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यानी जो सिल्क को, रेशम को बनाने का जो तरीका होता था, जो प्रोसेस होता था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, बहुत आसान नहीं होता था वो। थर्ड पॉइंट है, रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। तो थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर स्पन इनटू थ्रेड, ठीक है, यानी एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, सूत कताई होती है और फिर उससे जो है कपड़ा बुना जाता है, एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। फोर्थ पॉइंट है, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। यानी रेशम बनाने की जो तकनीक थी, जो टेक्निक्स था, उसका जो इन्वेंशन हुआ, जो आविष्कार हुआ, वो सबसे पहले चाइना में हुआ था, यानी चीन में हुआ था। कब की बात है ये? 7000 साल पहले हुआ था। पॉइंट नंबर 5 जो है, while the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them। तो ये जो उनका जो मेथड था, जो टेक्निक था ना, ये लगभग कई हजार साल तक एक तरह से सेक्रेट रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लोग चाइना से जो ट्रेडर थे शायद वो निकले और कहीं दूर गए। ठीक है, या तो पैदल या फिर हॉर्स बैक पे या कैमल पे, तो वो अपने साथ सिल्क को लेके जाते थे। सिक्स्थ पॉइंट है, द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। और वो जिस रास्ते को अख्तियार करते थे और जिस रास्ते पर वो चलते थे, ठीक है, और जहाँ से जहाँ तक जाते थे, तो उस रास्ते को ही सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। तो अभी भी वो जाना जाता है सिल्क रूट के नाम से ही। 7 नंबर पॉइंट है, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome। तो कभी कभी ऐसा होता था समटाइम कि चाइनीज रूलर्स जो होते थे, यानी ऐसे हुक्मरान जो चाइना पर हुकूमत करते थे, वो गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पर रेशम दिया करते थे किनको?
ईरान के या वेस्ट एशिया के रूलर को, और वहाँ से सिल्क की यानी रेशम की नॉलेज जो है वो और भी दूसरे वेस्ट के कंट्री में फैलनी शुरू हो गई। लगभग 2000 साल पहले की बात है कि रेशम पहनना हुक्मरानों के बीच एक आम फैशन हो गया था, और रोम के जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, एंड रिच पीपल इन रोम, उनके लिए आम बात होती थी कि वो रेशम के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है, it was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts। तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ही खतरा मोल लेकर के और बहुत ही दूर से मंगवाया जाता था, जिसमें बीच में बहुत ज़्यादा खतरा होता था, माउंटेन्स भी पार करने होते थे, डेजर्ट वगैरह भी उससे भी गुजरना पड़ता था, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव होता था, बहुत कीमती होता था वो। ओके, 9 नंबर पॉइंट है, people living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो लोग उस रूट से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग जो होते थे वो उनको पेमेंट के लिए डिमांड करते थे कि ठीक है आप मुझे कुछ पे करो तब हम आपको यहाँ से आगे की तरफ जाने देंगे। People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through, ठीक है। 10 नंबर है, look at map which shows the Silk Route and its branches। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो कलर के हिसाब से दिया गया है, ये फर्स्ट जो कलर है जो ब्लड रेड है, बिल्कुल एकदम ब्राउन टाइप में है। दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर्स। ओके, तो इसमें जो है आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा होगा, चलें कोई बात नहीं, इसे आप ना गूगल पे सर्च करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, हाँ अच्छी बात होगी फिर। चलें, तो वैसे जो निशान आप यहाँ पर जितना देख भी पा रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिएगा कि ये जो इलाका जैसे ये ग्रीन है, दीज रूट्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुशानाज, ठीक है, और ये जो यहाँ पे पूरा डार्क ब्राउन जैसा जो दिख रहा है वो चाइनीज रूलर के कब्जे में था। उस तरह से जो नीचे है, फिर दीज वर इम्पोर्टेंट सी रूट्स, तो ये इम्पोर्टेंट सी रूट को यहाँ पर दिखा रहा है। फिर दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स ऑफ ईरान, यानी पर्शिया जिसको कहते हैं, अभी ईरानी कहते हैं, पहले पर्शिया कहते थे। फिर जो लाइट वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, दीज रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय द रोमन एम्परर्स। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है, ये असल में एनसीईआरटी में ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिखना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो इसमें दिखाया गया है ये सिल्क रूट है और उसके ब्रांचेस दिख रहे हैं। 11th पॉइंट है, सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट, यानी कुछ राजा ऐसे थे जो इस रूट के बड़े से बड़े पोर्शन को कवर करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था, नेक्स्ट पॉइंट में ये है, ऐसा इसलिए था बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्राउड बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। यानी ऐसा इसलिए था कि वो जो ट्रेडर्स जो ट्रैवल करते थे उस रूट से, तो वो जो टैक्स पे करेंगे और जो ट्रिब्यूट देंगे या फिर जो तोहफे देंगे उनसे उसको फ़ायदा होगा उस राजा को, इसलिए कई राजा जो थे वो उस बड़े पोर्शन पे, उस रूट के बड़े पोर्शन पे कंट्रोल करना चाहते थे। 13th नंबर पॉइंट देखते हैं, In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers। और बदले में वो क्या करते थे कि जो ट्रेडर होते थे ना, उनकी वो हिफाजत करते थे। उनकी हिफाजत किनसे करते थे? जो चोर डाकू वगैरह होते हैं, जिनसे मतलब माल को लूटने का डर है, तो उनसे वो उनकी हिफाजत करते थे और अपने इलाके से उनको सही तरीके से सलामती से गुजरने दिया करते थे, ठीक है। 14th पॉइंट है, The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago। यानी सबसे अच्छे जो जाने माने जो रूलर्स थे जिन्होंने कंट्रोल किया था सिल्क रूट पे, उनमें से एक है कुशानाज, who ruled over, जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया लगभग 2000 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। अभी के वक्त में पेशावर पाकिस्तान में है, मथुरा इंडिया में है। तो दो मेजर सेंटर था उनका, दो मेजर सेंटर था पावर ऑफ, टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, पेशावर और मथुरा में। 16 पॉइंट है, 16th पॉइंट में तक्षशिला के बारे में मेंशन है कि तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, यानी उनके जो किंगडम थे उस किंगडम में तक्षशिला भी इंक्लूड था, उससे वो बाहर नहीं था। 17th पॉइंट है, ड्यूरिंग देयर रूल ए ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड
वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। ठीक है, यानी उनके हुकूमत में, उनके रूल में जो सिल्क रूट का जो ब्रांच था वो एक्सटेंड किया गया सेंट्रल एशिया से डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। माउथ, अगर किसी रिवर के माउथ की बात करें तो जो रिवर अपना पानी जहाँ पर ड्रेन करती है, डिपॉजिट मतलब डालती है, उसको हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से रूट को एक्सटेंड किया गया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, यानी रिवर का जो मुहाना होता है, माउथ, उस जगह पर, और फिर वहां से सिल्क को शिफ्ट किया गया, यानी जहाज के जरिए भेजा गया वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है द कुशानाज were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route. यानी जो कुशानाज थे, ठीक है, were amongst the earliest rulers, यानी जो शुरुआती दौर के जो हुक्मरान थे उनमें से कुशानाज ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, और उसका इस्तेमाल वो ट्रेडर के जरिए किया जाता था अलॉन्ग द सिल्क रूट। सिल्क रूट में जो भी उनको करना होता था, खरीदारी या फिर कोई भी चीज़ का जहाँ पर सिक्कों की जरूरत होती थी, तो वहाँ पर गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल होता था। दिस वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स, ये ट्रेडर के जरिए इस्तेमाल होता था अलॉन्ग द सिल्क रूट। ठीक है, जो रेशम का जो रास्ता था। चलिए, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, एक स्कल्पचर है एक्चुअली सॉरी। तो स्कल्पचर ये जो दिख रहा है आपको, ये स्तूपा है, द स्तूपा एट सांची। सांची एक जगह है, वहाँ का ये स्तूपा का स्कल्पचर बना हुआ है। तो इसको आप देखें, इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने स्तूपा को देखा या स्कल्पचर को देखा है। लुक एट द ट्री एंड द एम्प्टी सीड बिलो, यानी इस पेड़ को आप गौर से देखिए। पेड़ आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो है ना, ये पेड़ का हिस्सा है। ठीक है, और नीचे में ये जो है ना, ये तख्त बना हुआ है, जैसे बादशाह वगैरह के बैठने के लिए जो तख्त होता है, ये उस तरह का बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर एम्प्टी सीट, क्योंकि कोई नहीं है तो एम्प्टी सीट है वो, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। स्कल्पचर्स carved this to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree. तो इसको जो बनाया है जो स्कल्पटर्स ने, और ये जो स्कल्पचर है इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है स्कल्पटर्स के जरिया, ठीक है, जिसने ये कलाकारी की है, बनाया है, उसने ये इंडिकेट करने की कोशिश की है कि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, उनको एनलाइटनमेंट मिली जब वो मेडिटेट कर रहे थे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जब वो मेडिटेट कर रहे थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यहाँ से हमारा जो है न्यू टॉपिक शुरू होता है, बट मेरे ख्याल से वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसे हम लोग जो है नेक्स्ट इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो पार्ट 2 इसका आएगा उसमें ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, और उसमें चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से फिनिश कर देंगे हम लोग। चलिए, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे पूरी तरह से। ओके, चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।